राम राम, क्या हाल चाल है भाई सबके। जैसे मैंने आप सभी को अपनी पहले 3 कहानियां सुनाई हैं, वैसे ही आज एक और कहानी सुनाने का मन है। आज की कहानी बाकी तीनों कहानियों से एकदम अलग है। आज की कहानी लव स्टोरी है और ये कहानी है यशोदा हॉस्पिटल की। उस दिन मैं अपने कंधों को झुकाए हुए बेंच पर बैठा था और एक टक अपने पैरों को देख रहा था। और यकीन मानिए, पैर धुंधले दिखाई दे रहे थे और क्या सोच रहा था याद नहीं। तभी एक आवाज मेरे कानों से टकराई। मैंने सिर उठाकर उस आवाज की तरफ देखा तो वो एक वार्ड बॉय की आवाज थी। और ये वही वार्ड बॉय था जिसने कुछ देर पहले मुझे इसी बेंच पर आकर बैठने के लिए कहा था। मैंने देखा कि वो हाथ से चलने का इशारा कर रहा है। दरअसल हम दोनों के बीच में भाषा की दीवार थी। वो तेलुगु था और मैं हिंदी। मैं उठा और उसके साथ साथ चल दिया। आप यकीन मानिएगा कि अभी 4 ही कदम चला था, मेरी आंखों ने जो देखा उसके बाद मेरे चलते हुए कदम रुक गए। इंसान ने भी क्या कमाल की चीज बनाई है। इंसान देखा आंखों ने और असर हुआ कदमों पर। एक बड़े से दरवाजे के ऊपर लाल रंग से लिखा था ऑपरेशन थिएटर। इससे पहले भी ऑपरेशन थिएटर लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन शायद जितनी गौर से आज देखा, आज से पहले कभी नहीं देखा था। फिर थोड़ा सा और चला, तब तक मैं दरवाजे के पास पहुंच गया था। उस वार्ड बॉय ने उस बड़े से दरवाजे का एक पल्लू खोला और अंदर घुसते हुए उसने फिर तेलुगु में कुछ बोला। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि इस बार उसने तेलुगु शब्द के साथ एक शब्द इंग्लिश में भी बोला था, स्लीपर। और ये क्या कि वो अंदर घुस गया। मैंने बड़ी सलीके के साथ अपने स्लीपर्स उतारे। अब पता नहीं इस सलीके के पीछे उम्र का तगाजा था या फिर अंदर घुसने का दबाव। मेरा ख्याल है ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुसने का दबाव होगा, क्योंकि आज से 7-8 साल पहले तो मेरे दाढ़ी के बाल कुछ काले हुआ करते थे। खैर, मैंने बड़ी सलीके के साथ अपने स्लीपर्स उतारे और उस बड़े दरवाजे का एक पल्लू खोल के जैसे ही मैं अंदर घुसा तो साहब अंदर मंद रोशनी में खामोशी पल रही थी। सिर्फ एक ही आवाज थी जो मेरे कानों को सुनाई दे रही थी, और आवाज थी मेरी धड़कनों की। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास में नर्स खड़ी है और मैंने नर्स की तरफ देखा तो नर्स ने इशारे से मुझे खूंटी की तरफ देखने के लिए कहा। और जब मैंने खूंटी पर देखा तो वहां पर कई सारे एप्रॉन्स टंगे हुए थे। उनमें से एक एप्रॉन मैंने उतारा और उसको पहनने लगा। और जैसे जैसे मैं वो एप्रॉन पहन रहा था, वैसे वैसे मेरे दिल के धड़कनों की रफ्तार और तेज हो रही थी। एप्रॉन पहनने के बाद मैंने नर्स से कहा कि जी आप। ये सुनकर नर्स ने ना बड़ी मासूमियत से मुझे एक रूम की तरफ चलने का इशारा किया और मैं नर्स के साथ चल दिया। जैसे ही रूम के दरवाजे पर पहुंचा तभी मेरी नजर सामने बेड पर पड़ी। उस बेड पर थी मेरी धर्मपत्नी उमा। मेरे कदम जैसे बड़े भारी से हो गए थे। वहां से थोड़ा सा चल के मैं उमा के बेड के नजदीक पहुंचा और मैंने देखा कि उमा की आंखें बंद हैं और उसके होठ खुश्क हो गए हैं, सूख गए हैं, शायद दवाइयों की वजह से। तभी अचानक से उमा ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसने आंखें खोली मुझे उसकी एक बात याद आई कि कुंवर साहब, आपकी खुशबू मेरी सांसों में बसती है, बेहोशी की हालत में भी पहचान लूंगी।
मैं एकटक उमा को देख रहा था और उमा भी एकटक मेरी आंखों में झांक रही थी। मैं थोड़ा सा उमा के फेस के नजदीक गया और मैंने अपना हाथ उसके माथे पर रखा, और जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके माथे पर रखा, उसकी आंखों में आंसू ने दस्तक दी और उसके आंसुओं को देखकर मेरे आंसू भी दौड़े चले आए। फिर मैंने देखा कि उसकी आंख से ना आंसू की एक हल्की सी धार बह निकली है। शायद उसके आंसुओं के सब्र का बांध टूट गया था, और ये देखकर मेरे भी आंसू कहां रुकने वाले थे। मेरे भी आंसू बह निकले। ऐसे लग रहा था जैसे मानो दोनों के आंसुओं की कश्ती जज्बात के समंदर में तैर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उमा को यह लगा होगा कि कहीं मैं टूट ना जाऊं रोते हुए, तो उसने मेरा ध्यान बटाने के लिए ना अपना लेफ्ट हैंड उठाया और उठा के ना ऐसे ऐसे बच्चों की तरह दिखाने लगी, जैसे बच्चे किसी नए खिलौने को दिखाते हैं। दरअसल उसके हाथ में कैनुला लगा हुआ था और वो कैनुला मुझे दिखा रही थी। आप यकीन मानना, कैनुला उसको लगा हुआ था और दर्द मैं महसूस कर रहा था। वो चुभन, वो पेन। फिर उमा ने ना धीरे से अपना हाथ उठाया और मेरे हाथ की उंगलियों को पकड़ा और पकड़ के धीरे से अपनी तरफ खींचा। मुझे लगा शायद ये कुछ कहना चाहती है, और मैंने अपने कान उसके होठों के नजदीक लेकर गया और कुछ सेकंड्स तक इंतजार करता रहा कि पता नहीं क्या बोलेगी। लेकिन उसके बाद जो उसने बोला, वो सुन के किसी भी आशिक की धड़कनें रुक सकती हैं। कोई भी आशिक जो है वो दिल का मरीज बन सकता है, हालांकि मरीज तो आशिक पहले ही बन जाता है। उसने कहा, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना। भाई साहब, ये सुन के मेरे अंदर जो भी कुछ बचा था ना, थोड़ा बहुत, वो सब कुछ टूट के बिखर गया। मैंने अपनी गर्दन उठाई और गर्दन उठाकर उसकी आंखों में दोबारा से झांक कर देखा, और मुझे ऐसा लगा कि उसकी आंखें भी वही सवाल पूछ रही हैं जो अभी उसने शब्दों के रूप में कहा। मैं अपने होठों को उसके कान के पास लेकर गया और बड़े विश्वास के साथ उसको एक बात बोली, अभी तो बुढ़ापे में लड़ना बाकी है। सोचो बुढ़ापे में लड़ते हुए कैसे लगेंगे। ये सुन के ना उमा हल्की सी मुस्कुराई, और पता है उसने क्या कहा? मारूंगी। और हम दोनों एक दूसरे को भारी मन से देखते हुए नम आंखों के साथ मुस्कुराने लगे। और हमारी इस मुस्कुराहट को देख के जो नर्स थी, जो पास में नर्स खड़ी थी, जब मैंने उसकी तरफ देखा था तो उसके चेहरे पे भी ना हल्की सी खुशी आ गई। और फिर उसने हल्का सा इशारा किया और मुझे एहसास हुआ कि तब तक जो है ना वार्ड बॉय भी नजदीक आ गया था, और मुझे लगा कि अब उमा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का टाइम हो गया। और उस वार्ड बॉय ने उमा की जो स्ट्रेचर थी उसको हल्का सा पुश किया, और वो उसको जैसे वो उसको लेकर जा रहा था, उमा ने अभी भी मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। हम दोनों के हाथ मिले हुए थे अभी भी ऐसे, और सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, और उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। असल में क्या है कि इससे पहले भी उमा के 3 ऑपरेशन हो चुके थे, लेकिन वो सब छोटे थे। इस बार का जो ऑपरेशन था वो बहुत ही मोस्ट क्रिटिकल था। उमा का जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, और
गाढ़ेपन की ना उसकी वजह से उसमें गांठें बन जाती हैं, और इस बार जो गांठ बनी थी वो ब्रेन आर्टरीज में बनी थी, और ऑपरेशन जो है उन ब्रेन आर्टरीज का था, जो कि बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो धीरे धीरे वो स्ट्रेचर जो है ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंच गई। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और उसमें से डॉक्टर्स और उनकी टीम आई, लेकिन तब तक भी हम दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे। तब डॉक्टर ने धीरे से अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा, और जब मैंने डॉक्टर और उनकी टीम की तरफ को देखा तो सबके सब वो मौन खड़े थे। पिन ड्रॉप साइलेंस था, कुछ नहीं था। सिर्फ ऐसे लग रहा था जैसे दो लोगों के आपस के जो जज्बात हैं उनके बीच में बात चल रही है, और शायद उस बातचीत को बाकी सब तमाम लोग भी महसूस कर पा रहे हैं। मैं समझ गया कि अब फाइनली उमा को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूं, क्योंकि उस समय बिल्कुल शून्य में था, और मेरे अंदर से सिर्फ एक ही लाइन निकली, चिंता मत करो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ये सुनते ही वो फिर दोबारा हल्के से मुस्कुराई, और वो लोग फिर उमा की स्ट्रेचर को अंदर ले आने लगे। उमा ने अभी भी मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, और स्ट्रेचर धीरे धीरे जैसे अंदर जा रही थी, उमा का हाथ मेरे हाथ से धीरे धीरे छूट रहा था, और आप यकीन मानना, ऐसे लग रहा था जैसे शरीर में से रूह निकल रही है। और स्ट्रेचर ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई, और फाइनली उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, और मैं कुछ सेकंड्स तक वहीं पे खड़ा हुआ उस बंद दरवाजे को देखता रहा। और फिर फाइनली बाहर उसी बेंच पर आकर बैठ गया। मुझे याद नहीं कि गुजरते समय के साथ मैंने कितनी बार उस जलते हुए लाल बल्ब को देखा होगा। मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जिनको मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए अपनी गर्दन झुकाकर बैठ गया। मेरे सारे आंसू इकट्ठा होकर मेरी आंख की पुतली के सामने इकट्ठा हो गए थे, और जिंदगी में मैंने पहली बार अपने आंसुओं को गिरकर फर्श पे बिखरते हुए देखा। दोनों पैरों के बीच का जो फर्श था वो जगह जगह आंसुओं से गिला हो गया था। तभी मैंने गौर किया कि एक चींटी उन आंसुओं की भूल भुलैया में फंस गई है, और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन निकल नहीं पा रही है। तभी मेरी आंख से एक और आंसू टपका, और वो सीधा गिरा जाके उस चींटी के ऊपर, और उस आंसू के सहारे वो चींटी उस आंसुओं की भूल भुलैया से बाहर निकल गई। तभी मेरे कानों से फिर वही आवाज टकराई, लेकिन इस बार भाषा की दीवार टूट गई थी। मैंने सर उठाकर देखा तो वही वार्ड बॉय था। उसने फिर दोबारा अपनी बात दोहराई, अम्मा ठीक हो गई है। ये सुन के मेरी भरी हुई जो आंखें थी वो और ज्यादा भर गई, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। आंसू गम के हों या खुशी के हों, लेकिन स्वाद खारा ही होता है। तो बताइएगा ये कहानी कैसी लगी आपको। मेरा ख्याल अच्छी लगी होगी, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अपनी जिंदगी के कुछ पन्ने इस तरह से खोलता रहूंगा। और लेकिन हाँ, प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और जैसे कि मैं हमेशा अपने तकरीबन सभी ब्लॉग्स में जो कहता हूँ, आज भी वही बात कहूंगा। राम राम, राम राम।